हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ है क्या? अगर टू स्टेशनरी चार्जेस placed at distance r, कुछ डिस्टेंस r पे हमने दो चार्जेस रखे, then attractive और repulsive force between two charges is given by Coulomb's law. It's very important. Two stationary, दो चार्जेस अगर हमने रखे विद डिस्टेंस r, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस r, then definitely उन दोनों में कुछ फोर्स होगा, और दैट फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, वो फोर्स लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपल्सिव फोर्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो वो फोर्स एग्जैक्ट उसकी डायरेक्शन एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट गिवन बाय द कूलम्ब्स लॉ. सिंपल. मान लो ये Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, केप्ट डिस्टेंस r, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. अगर ऐसा है तो Q1 एंड Q2 में फोर्स होगा. दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. मतलब Q1 एंड Q2, जितना Q1 Q2 वैल्यू ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा, मे बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव, लेकिन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ. अगेन फोर्स is inversely proportional to the distance between two charges का स्क्वायर. ओके, उसका स्क्वायर लाइक ग्रेविटेशन फोर्स. तो ये दोनों चीजें हमें समझना चाहिए कि जितना दूर होंगे वो चार्जेस उतना फोर्स ड्रास्टिकली कम होगा, जितने पास में होंगे उतना फोर्स बढ़ जाएगा, और दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड है. अगर मैं ये दोनों लॉ पास लाता हूं, सेम लाता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, ये मैं बोल सकता हूं. अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मैं हटा दूं तो फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोल सकता हूं. ओके, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मीडियम. कौन सा मीडियम है? Q1 Q2 के बीच में क्या मीडियम है, उस पर वो डिपेंड है. तो फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और उसकी वैल्यू जो है वो 9 × 10⁹ इतनी होती है. ये हमें समझना चाहिए. तो ठीक है, अब ये फोर्स कौन सा है? तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स मस्ट बी F21. दोनों पॉजिटिव चार्ज है ऐसा मान लो, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, बराबर, अट्रैक्ट नहीं करेगा. और वो कैसा, उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? तो अवे फ्रॉम दिस चार्ज, और दैट डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन इधर नहीं रहेगा. दैट मस्ट बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू फोर्सेस. जो लाइन ज्वाइन करती है अलोंग उसी फोर्स रहेगा. Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, दैट इज F12. Q2 भी उतना ही फोर्स लगाएगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों फोर्स सेम लगाएंगे. ऐसा नहीं ये फोर्स ये ज्यादा है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, या ये ज्यादा फोर्स लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं. ये जितना फोर्स लगा रहा है इस पे, वही इतना फोर्स इस पे लगाएगा. दिस इज F21 का मतलब समझो अच्छे से कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू
चार्ज 1, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे भी मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि जो फोर्स है, एंड दैट फोर्स, दिस पर्टिकुलर फोर्स मस्ट बी अलोंग line joining of two charges, line joining of two charges, मतलब ये line joining, this is a line joining, इसके along ही ये force रहेगा, ये line joining, इसके along ही ये force रहेगा। तो ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्स सेम होनी चाहिए, दोनों फोर्स सेम होनी चाहिए, जैसा F12 इज इक्वल टू F21 बट मैग्नीट्यूड वाइज। वाई मैग्नीट्यूड वाइज? बिकॉज बोथ डायरेक्शन आर डिफरेंट, अपोजिट डायरेक्शन। तो एक यहां पे लिखता हूं, एक 12 इज इक्वल टू 2 1। F12 की अगर मैं बात करूं, तो दैट मस्ट बी द निगेटिव। ओके, अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो F21 अगर ऐसा है तो उसका निगेटिव इधर होगा, बराबर है। तो F12 उसका निगेटिव हो जाएगा, राइट। और दोनों का मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स मस्ट बी सेम। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्जेस उतना ही फोर्स लगाएगा इस पे जितना ये चार्ज उस पे लगा रहा है। ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। बहुत सारे प्रॉब्लम में ये दिया जाता है कि पहले फोर्स इतना था और ये चार्ज बढ़ा दिया, तो इस पे वाला फोर्स बढ़ जाएगा या ये लगा रहा है इस पे, दोनों फोर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है यार, दैट इज इंपॉर्टेंट। दोनों भी क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड Q2 का बढ़ा दो, 5 कूलम की जगह 10 कूलम कर दो तो इसका वाला फोर्स बढ़ जाएगा, ये इस पे लगा रहा वो फोर्स बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज अ सिंपल इक्वल एंड इक्वल एक्शन अगेंस्ट द इक्वल रिएक्शन, ऐसा है वो, मतलब जो एक्शन रहेगी वही रिएक्शन रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमें वेक्टर फॉर्म में भी देखना है। अब जो K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के ये आप लिख सकते हो, K जो है, K की अगर मैं बात करूं तो K होता है जनरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट is a permittivity of free space, permittivity of free space। तो permittivity of free space जो एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो 9 × 10⁹ होती है। और अगर इसका यूनिट निकाला जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का यूनिट निकाला जाए, तो वो यूनिट क्या आएगा, क्योंकि के यहाँ पे ये न्यूटन या R स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय चार्ज का स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट होगा। तो दिस इज अ परमिटिविटी, हमें समझना चाहिए। परमिटिविटी हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जैक्ट, उस पर एक लेक्चर जाएगा लगभग, परमिटिविटी पे एक लेक्चर स्पेशल लूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ की 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, दिस फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द 2 चार्जेस, जो लाइन ज्वाइन कर रही है अलोंग वही फोर्स होगा। ये फोर्स ऐसा इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, लाइन ज्वाइन कर दो, वो भी सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दो और वो फोर्स रहेगा। उसके बाद सेकंड बात ये कि दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे, ये चार्ज कम रहे ज्यादा रहे, जितना फोर्स इस पे लगा रहा है यही उतना फोर्स लगाएगा। मतलब ये चार्जेस अगर मैं हमने बढ़ा दिए, कोई भी एक चार्ज बढ़ाता हूं तो दोनों के फोर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल फोर्सेस है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। अब हम इसका देखेंगे वेक्टर डेफिनेशन, या वेक्टर में इस लॉ को कैसे लिखे जाता है, ये आप लिख सकते हो। कूलम्स लॉ तो हो गया, उसका वेक्टर फॉर्म क्या हो सकता है, मतलब वेक्टर में उसको कैसे डिनोट कर सकते। उसके पहले थोड़ा सा हम इनवर्स स्क्वायर लॉ देखते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये होता है कि फोर्स, चाहे वो ग्रेविटेशन रहे, चाहे वो ग्रेविटेशन रहे या कूलम्स फोर्स रहे, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, अगर डिस्टेंस की बात करें,
डिस्टेंस एंड फोर्स की बात करें, अगर मैं डिस्टेंस डबल कर देता हूं, डिस्टेंस डबल कर देता हूं, तो फोर्स कितने टाइम कम होगा, बढ़ेगा? पहली बात तो डबल किया मतलब डिस्टेंस इंक्रीजेस, फोर्स डिक्रीज, बराबर है। डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो फोर्स मस्ट बी डिक्रीज। तो कितने टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा? ये नया फोर्स क्या बन जाएगा? अगर ये डबल करता हूं मैं, तो डबल का स्क्वायर मतलब 1/4, बराबर है। तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4, मतलब फोर्थ टाइम कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब पहले 1 था तो अब 0.25f हो जाएगा, बराबर है। अगर यही डिस्टेंस अगर मैं हाफ कर देता हूं, अगर यही डिस्टेंस में हाफ कर देता हूं, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 ऊपर जाके 4, मतलब वो फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, मतलब वो फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिंपल नहीं है, ये स्क्वायर वाला है। तो अगर मैं इसका रिलेशन निकालूं, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड फोर्स, तो ये इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ड्रास्टिकली अगर मैं इसको डबल कर दूं तो एकदम 1/4 हो रहा है, ये डबल, ये 1/2 नहीं हो रहा है कम, है ना। अगर मैं इसको 2 टाइम्स बढ़ा दूं तो ये 1/2 टाइम्स कम नहीं हो रहा है। तो इसको कुछ हमें इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, ये हमें समझना चाहिए। दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो भी ये लॉ फॉलो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रहे या ग्रेविटेशन रहे, उस लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल सकते हैं। तो चाहे वो ग्रेविटेशन रहे, चाहे वो कूलम्स फोर्स रहे, दोनों वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। अब देखेंगे हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Coulomb's law in vector form, Coulomb's law in vector form। अब हम दो चार्जेस कंसिडर करते हैं, एक्स वाई सिस्टम हम कंसिडर करते हैं, ओके। मान लो एक यहाँ पे चार्ज है, एक यहाँ पे चार्ज है, दिस इज अ Q1 एंड दिस इज अ Q2 चार्ज। ये चार्ज यहाँ से R1 दूरी पे है, R1 इज अ पोजिशन वेक्टर, और ये चार्ज यहाँ पे R2 दूरी पे मतलब पोजीशन वेक्टर, दिस इज अ 0,0, ओके। ये इतना दूर है। तो इन चार्ज में डिस्टेंस कितना, तो हम R1 R2 वेक्टर से निकाल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, अब हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें मान लो ऐसा डिस्टेंस चाहिए, ये ऐसा डिस्टेंस चाहिए हमें। तो ये ऐसा वेक्टर हो गया, बराबर है। और ये कैसा वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, ये ऐसा वेक्टर ऐसा मिला के ये मिल रहा है, बराबर है। तो क्या मैं इस वेक्टर को, ये वेक्टर जो भी है, ये वेक्टर, ये मान लो R वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, R वेक्टर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से R1 वेक्टर, ट्रायंगल लो, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर ही मिल रहा है मुझे फाइनली। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ आराम से कि R वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर है, दैट इज नथिंग बट R2 माइनस R1, ये हमें समझना चाहिए। तो ये अगर इधर है तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R2 माइनस R1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1, बराबर है। अगर ये इधर है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है इधर, R1 माइनस R2, बराबर है। अगर ये इधर है तो दोनों डायरेक्शन लेने की जरूरत क्या है वो हम बाद में देखेंगे। हमें क्या निकालना है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म निकालना है, मतलब फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में निकालना है, मतलब फोर्स अब डायरेक्शन के साथ आएगा। अभी तक क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज सिंपल मैग्नीट्यूड, वो सिंपल क्या थे, मैग्नीट्यूड थी। तो अब हम देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में ये कैसा हो सकता है। तो फोर्स यहाँ पे लिखता हूँ, फोर्स F इज इक्वल टू, अब Q1 और Q2, या ये फोर्स इस पे लगा रहा है, ये वाला फोर्स जो है ये ऐसा लग रहा है फोर्स, मान लो, क्योंकि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, तो ये फोर्स है F,
F12. What is F12? F12 is a force on one due to 2. तो मैं F12 ही निकालता हूँ. Okay, I will calculate F12. So F12 is nothing but a simple force K Q1 Q2 upon R square. ये हमारा सिंपल है. अब इसको वेक्टर फॉर्म में, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है. वेक्टर फॉर्म में निकालना है मतलब ये तो मैग्नीट्यूड एज इट इज रखता हूँ. ओके, ये मैग्नीट्यूड एज इट इज रखता हूँ मैं, लेकिन अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या मुझे इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी और इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा. लेकिन डायरेक्शन से मल्टीप्लाइड करते वक्त मैग्नीट्यूड नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड नेवर चेंज, मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्शन तो आनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड कर देंगे. यूनिट वेक्टर कौन सा यूनिट वेक्टर? along the direction of F12. ओके, along the direction of F12. तो अब देखो K Q1 Q2. अब along the direction जो है, इसके along direction F12, ये यूनिट ये हो सकता है क्या? R ये नहीं हो सकता. ये हो सकता है क्या? यस, ये हो सकता है. बराबर, R1 माइनस R2 हो सकता है. तो R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर ये R स्क्वायर एज इट इज, R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर. शायद यूनिट वेक्टर ऐसा डिनोट करते हैं. यूनिट वेक्टर के बारे में जान लो थोड़ा. यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर कोई भी मैग्नीट्यूड है, मान लो A विथ वेक्टर, मतलब A वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड A रहेगा, ये मैग्नीट्यूड ये करेगा, और इसका यूनिट वेक्टर हम ऐसा ए कैप से दिखाते हैं. तो यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू एक्चुअल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. तो यहाँ पे भी वही करूंगा मैं, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर इंटू इसको हम यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब R1 माइनस R2 ये हो गया इसका वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2. ये समझ में है आपको? ओके, बट R1 माइनस R2 रही है, R2 माइनस R1 रही है, ये तो आ रही है, बराबर है ना, मतलब ये मैग्नीट्यूड ही है, ये मैग्नीट्यूड है. तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि Q1 Q2 अपॉन R की जगह क्या लिखूँ मैं, R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड, क्योंकि R1 माइनस R2 क्या है, ये R है ना, टोटल ये R है ना, ये मैग्नीट्यूड, और ये R1 इसको स्क्वायर करता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2 ये वाला. ओके, तो अब इसको मैं इधर लिखता हूँ, फोर्स F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर, और ये क्यूब. सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर का क्यूब बन गया R1 माइनस R2 स्क्वायर ये. तो अब ये समझना चाहिए हमें. तो दिस इज अ फोर्स F12 K Q1 Q2 तो है, R1 माइनस R2 का जो वेक्टर है, R1 माइनस R2 जो भी वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन F1 है की होगी. देखो R1 माइनस R2 की डायरेक्शन का इधर है ना, दिस इज R1 माइनस R2 और दिस इज R2 माइनस R1. तो R2 माइनस R1 किसके लिए होगा? तब ये फोर्स हम डिनोट करेंगे, तब ये फोर्स दिखाएंगे F21, बराबर है. अगर F21 की बात आ रही है, F21 की बात आ रही है, F21 वेक्टर की बात आ रही है, तो K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 नाउ का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर का. ये समझ में है आपको? R2 माइनस R1. सो दीज आर द टू, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म. और यहाँ पे Q1 एंड Q2 हमेशा विद साइन लिखना है. पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव, निगेटिव रहे तो निगेटिव. सर ऐसा क्यों? अरे पॉजिटिव रहे तो वो रिपल्सिव दिखाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहे तो वो अट्रैक्टिव दिखाएगा, बराबर. अगर ये पॉजिटिव इसलिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए R1 R2. वही अगर एक निगेटिव लेता हूँ, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव लेता हूँ, तो ऑटोमेटिक ये फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे, मतलब वो प्लस जो था वो माइनस 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा. इसलिए Q1 Q2 विद साइन रखना है हमें, Q1 Q2 विद साइन, ये हमें अच्छे से रखना है. दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ.
दिस इज अ वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। कुछ बुक में डायरेक्ट दिया है, ऐसा दिया है कुछ बुक में, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन 12 को ऐसा लिखा है R12 का क्यूब इंटू R12। ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बुक में फिर 12 और यहाँ पे 2 1 बोला है, यहाँ पे 2 1 बोला है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन जाता है। तो बेटर ये होगा, क्योंकि उन्होंने 1 2 और 2 1 में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब हमारे लिए एक्चुअली उन्होंने तो बुक लिख ली, अब हमारे लिए कंफ्यूजन हो गया, तो बेटर ये होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन ही नहीं है। 1 2 की बात कर रहे हो, इधर की बात कर रहे हो सर आप, तो डेफिनेटली R1 माइनस R2 ले लो। इधर की बात कर रहे हो आप, तो R2 माइनस R1 ले लो, बस कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर फॉर्म। तो ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म कैसा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म देखा कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसका मतलब ये है कि फोर्स जो होता है F12, जो फोर्स है F12 इसके Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म, बराबर है। अभी R1 R2 क्या हो सकता है? R1 R2 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 Q2, मतलब x1 I प्लस y1 j प्लस z ये हो सकता है, करेक्ट। ये R2 क्या हो सकता है? x2 I प्लस y2 j प्लस z2 k। ये R1 R2 इज अ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस, जो भी चार्जेस है Q1 Q2 उसके पोजीशन वेक्टर। एंड यहाँ पे Q1 एंड Q2 always with sign, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये साइन के साथ आपको रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर ये 2 1 है तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज हमें करना है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ रिलेट करते हैं, मतलब ऑलरेडी ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा है हमने एक ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो हमें वो पता होगा, राइट। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, ओके। तो दोनों का फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। K की वैल्यू हम ये रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ K वैल्यू, और K की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो इसको हम K की याद रखने की जरूरत नहीं, ये न्यूटन है, इधर R स्क्वायर जाएगा मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर, ये चीज हम देख सकते हैं। वही अगर ग्रेविटेशन की बात करें, व्हाट अबाउट ग्रेविटेशन में क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशन इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज अ G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू है 6.67 × 10⁻11, इतनी G की वैल्यू होती है, बराबर 6.67 × 10⁻11, और ये भी फिर से न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आप केजी का स्क्वायर, कूलम की जगह केजी आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये बहुत हाई वैल्यू है, जो इसकी कांस्टेंट है दैट इज वेरी हाई प्लस है, और ये बहुत कम है माइनस। इसी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स इज अ वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स इज अ वीक फोर्स, क्योंकि उसका जो कांस्टेंट इज वेरी लेस, ये कांस्टेंट कम होने की वजह से फोर्स इज वेरी लेस कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका तो +9 है। तो ये हम देखेंगे भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में कितना मतलब उसका रेशियो देखेंगे कि कितना मल्टीपल्स कितना ज़्यादा है वो। और दूसरी बात, क्या दोनों भी इनवर्स, ये एक हो गया, क्या दोनों भी इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड
करते हैं तो यस, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों भी इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड करते हैं क्योंकि 1/, ये है बराबर ना। अब अगर नेचर की बात करें फोर्स के नेचर की, तो इसमें अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, लेकिन इसमें ओनली अट्रैक्टिव, नो रिपल्सिव फोर्स, बराबर। ये थोड़ी सी चीजें हमें जानना जरूरी है कि इसमें अट्रैक्टिव और इसमें रिपल्सिव। अगर इस फोर्स की बात करें, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, तो यहाँ पे के की वैल्यू जो है 1/4πε0, 1/4πε0 जो है, तो मैंने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला था कि जो इप्सिलॉन नॉट है दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस फोर्स इज डिपेंड्स ऑन मीडियम? तो यस, फोर्स इज डिपेंड्स ऑन मीडियम मतलब के पे डिपेंड है, तो के क्या वैल्यू 1/4πε, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, के की वैल्यू सॉरी इप्सिलॉन नॉट हम अच्छे से बाद में देखेंगे। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड है क्या? तो यस, मीडियम पे डिपेंड है। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। अगर वही बात में ग्रेविटेशन फोर्स की करूँ, तो ग्रेविटेशन फोर्स, ये जो जी की वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड है क्या? नहीं, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दिस इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो इट्स दिस फोर्स, पर्टिकुलर ग्रेविटेशन फोर्स नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, कोई मीडियम पे डिपेंड नहीं है, स्पेस में हो या कुछ भी हो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स है। ये चीजें हमें अच्छे से समझना चाहिए। अब और एक चीज इसमें देखा जाए तो दोनों भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड करते हैं, नेचर दोनों का अलग अलग है, एक मीडियम पे डिपेंड है, एक मीडियम पे डिपेंड नहीं है, और एक बहुत स्ट्रांग है। ये अगर मैं बोलूं ये वाला फोर्स, ये वो वेरी स्ट्रांग, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज अ स्ट्रांग और दिस इज अ वीक फोर्स ड्यू टू वैल्यू ऑफ जी, ड्यू टू वैल्यू ऑफ के, ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो मैंने अभी ग्रेविटेशन फोर्स में दोनों चीजें हमने अच्छे से देखी हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या मतलब इसको मैं रिलेशन नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक डिफरेंस काइंड ऑफ, क्योंकि ये पढ़ा था चीजें, इसलिए अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स का डिफरेंस और एक सिमिलरिटी अगर मैं बात करूं तो और एक सिमिलर है, दैट इज बोथ फोर्स आर इन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आप अच्छे से जानते हो, कंजर्वेटिव ग्रेविटेशन फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है ही, उसके साथ ये फोर्स भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि दैट फोर्स पर्टिकुलर इज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, कोई पाथ पे डिपेंड नहीं रहता। तो किस पे डिपेंड होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे जो फोर्स डिपेंड है, मतलब आप जब वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट नॉट अ डिस्टेंस। कौन से डिस्टेंस से कौन से पाथ उसने फॉलो किया है, इट्स नॉट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ओनली द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशंस। तो यह एक हमें अच्छे से समझना चाहिए। अब और एक चीज अगर देखा जाए तो इसके लिमिटेशंस क्या क्या लिमिटेशंस है वो भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए। बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो है वो देखा जाए तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसके लिमिटेशंस क्या है? पहला लिमिटेशंस है ये कोई पॉइंट चार्ज के सिवाय कंटिन्यूअस बॉडी अगर है तो ये वैलिड नहीं है काफी हद तक। इसका मतलब इट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट
charge and not for continuous body. इसका मतलब समझिए, मान लो ये बॉडी है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे बॉडी को ये वैलिड नहीं है। लेकिन काफ़ी कुछ बुक्स में ये दिया गया है, अगर ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, दिस आर इज वेरी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज वेरी फार, तो ये एक पॉइंट चार्ज ही लगेंगे हमें, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो ओके। अदरवाइज इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड चीज़ कि चार्ज के मोशन पे ये डिपेंड है तो नहीं है डिपेंड, लेकिन अगर चार्ज की मोशन आती है तो क्या ये लॉ वैलिड है या नहीं है। चार्ज डिपेंड नहीं हो, पता है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, मीन्स इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, वो हमें अच्छे से पता है। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है या स्टेशनरी है तो वो कैसे भी। नेक्स्ट लिमिटेशन है इसका कि अगर टू चार्जेस रेस्ट पे, टू चार्ज एट रेस्ट है तो ये वैलिड है क्या, तो यस इट इज अ वैलिड। वही बात अगर मैं कहूँ कि टू चार्जेस में से मान लो वन चार्ज मोशन एंड सेकंड चार्ज रेस्ट, तो ये वैलिड है क्या, तो यस इट इज अ वैलिड, दिस लॉ इज वैलिड। लास्ट, बोथ चार्ज इन मोशन, तो वैलिड है क्या, तो इट इज नॉट वैलिड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैलिड नहीं है, तब ये वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से समझना चाहिए। सो दीज आर द सम लिमिटेशंस। अब हम अच्छे से इस पे प्रॉब्लम देखेंगे और फिर इसको हम, इस पर्टिकुलर अप्रोच को, कूलम्स लॉ को हम अच्छे से समझेंगे प्रॉब्लम बेसिस। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, तो दिस प्रॉब्लम्स शुरुआत में मैं इजी प्रॉब्लम लूँगा, दैट इज़ अ बोर्ड बेसिस रहेंगे, या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपकी स्टेट लेवल की CET की बात करता हूँ मैं, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स लूँगा मैं लास्टली, तो दैट इज़ नीट एंड IIT JEE मेंस एंड एडवांस लेवल की, राइट। तो ये लिख सकते हैं आप।